दोस्तों तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इनोकेज इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। और इसके बाद हम जानेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 28 अप्रैल यानी कि फ्राइडे को ही ओपन हो चुका है और ये 3 मई को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और प्राइस बैंड 76 से 78 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है और इशू साइज 21.17 करोड़ का है। और ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ है। अब ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 18.99% का एलोकेशन है, यानी कि क्यूआईबीज को 5,15,200 शेयर ऑफर किए गए हैं। वहीं पर एचएनआईज के लिए 19.28% का एलोकेशन है, यानी कि उनके लिए 5,23,200 शेयर्स हैं। वहीं पर रिटेलर्स के लिए जो रिजर्वेशन है वो 33.25% का है, यानी कि उनके लिए 9,02,400 शेयर ऑफर किए गए हैं। वहीं पर एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 28.48% का एलोकेशन देखने को मिलता है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स को 7,72,800 शेयर ऑफर किए गए हैं। अब एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो आईपीओ में बिडिंग डेट होता है वो आईपीओ की ओपनिंग से एक दिन पहले रखा जाता है। तो आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन हुआ है और एंकर इन्वेस्टर्स का जो बिडिंग डेट है वो 27 अप्रैल है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 7,72,800 शेयर ऑफर किए गए हैं, यानी कि उनका जो पोर्शन साइज है वो 6.03 करोड़ का है। अब एंकर इन्वेस्टर्स अगर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक लॉकिंग पीरियड होता है, यानी कि वे अपने 50% शेयर्स को 30 डेज़ के लॉकिंग पीरियड के बाद ही सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनका जो 30 डेज़ का लॉकिंग पीरियड है वो 19 जून 2023 को समाप्त होने वाला है। और उनका जो रेस्ट 50% शेयर्स होता है उनका लॉकिंग पीरियड 90 डेज़ का होता है, यानी कि वे अपने रेस्ट 50% शेयर्स को 90 डेज़ के बाद बेच सकते हैं। तो उनका जो 90 डेज़ का लॉकिंग पीरियड है वो 13 सितंबर 2023 को समाप्त होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, यानी कि कंपनी का जो काम है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम है और इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग इस तरह की सर्विसेज भी देती है। तो कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों तरह के फॉर्मेट में काम करती है। अगर कंपनी के सर्विस मॉडल की बात करें कि कंपनी किस किस सेगमेंट में काम करती है तो सबसे पहला इनका जो सेगमेंट आता है वो है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज। तो कंपनी यहाँ पर आउटडोर एडवर्टाइजिंग करती है। अब आपने काफ़ी सारे पहले भी एडवर्टाइज देखे होंगे जिसमें कि लोग बूथ लगा के, बैनर लगा के, रोड शो करके और मोबाइल वैन के जरिए एडवर्टाइज़ करते हैं। तो ये कंपनी भी कुछ इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट करती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं तो इनके ज़रिए कंपनी एडवर्टाइजिंग करती है। कंपनी डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए भी एडवर्टाइजिंग करती है, जैसे कि कंपनी एसईओ करती है, कंटेंट मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, तो इस तरह के काम करती है। और सेकेंड है इवेंट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कंपनी बैंकिंग, इंश्योरेंस और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ इनके लिए कॉरपोरेट इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। थर्ड है कॉरपोरेट गिफ्टिंग और फोर्थ है ई कॉमर्स। तो कंपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, टॉयज़ और डे टू डे नीड्स में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स इनको भी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथ ही कंपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करती है। तो कंपनी 15,250 रोड शो करके लीड जनरेशन और सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी का बिज़नेस तो हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है तो इस सेगमेंट में हमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इस सेगमेंट में कोई बैरियर्स भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में इस तरह की काफ़ी सारी कंपनियाँ हो सकता है कि आपको देखने को मिले और अभी भी मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियाँ लिस्टेड हैं। इसके अलावा अनलिस्टेड मार्केट में भी कंपनियां इस सेगमेंट में काम कर रही हैं। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 20, 21, 22 और फाइनेंशियल 23 के 31 अक्टूबर तक का हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो इसमें हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में जहां कंपनी का प्रॉफिट 361 लाख है, फाइनेंशियल 21 में 509 लाख, फाइनेंशियल 22 में 791 लाख और फाइनेंशियल 23 में इसका करेंट प्रॉफिट 610 लाख है।
तो यहाँ पर कंपनी कंसिस्टेंट काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इनमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अब कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी के ऊपर 110 लाख का डेट है, फाइनेंशियल 21 में 103 लाख, फाइनेंशियल 22 में 132 लाख और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 93 लाख का हमें डेट देखने को मिल रहा है। तो अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव हमें देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी जिस तरह के प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो ऐसे में इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। तो आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि आईपीओ 28 अप्रैल यानी कि फ्राइडे से ही ओपन हो चुका है और ये 3 मई को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 8 मई रखा गया है। जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनका रिफंड 9 मई से आना शुरू हो जाएंगे। आईपीओ की जो क्रेडिट डेट है यानी कि जिनको भी अलॉटमेंट मिलती है तो शेयर उनके डीमेट अकाउंट में 10 मई को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 11 मई को होने वाली है। अब अगर इस आईपीओ के डे 1 में सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन आईपीओ में कुछ खास हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं और आईपीओ मात्र 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जहां पर QIB पोर्शन में आईपीओ में अप्लाई नहीं किया गया है। वहीं पर एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 0.03 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.28 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो चलिए इसके लिए हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो इनोकेज इंडिया आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका करंट में ग्रे मार्केट में प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से आपको 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका कि बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा हो और कंपनी की अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी पकड़ हो। अब अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। ऑलरेडी इस सेगमेंट में कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, साथ ही लिस्टेड मार्केट में भी काफ़ी सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो ऐसे में इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अवॉइड करना है। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें 13% के करीब देखने को मिल रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में इसके प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है और इसके प्रीमियम थोड़े से और अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड करते हैं तो फिर इस आईपीओ में डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आईपीओ 3 मई तक ओपन है। तो मैं आपको आगे भी इसकी अपडेट देती रहूँगी कि आपको कब इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।